अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, दिखाई ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। बागी 3 मीम की कलम से महूस किस्त नंबर 8 मल्टी कपल नावल है और सारी कहानियाँ एक साथ चल रही हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सारे नॉवेल्स की जो नोटिफ़िकेशंस हैं वो मिलती रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मुस्तकीम अंदर की तरफ झाँक कर देखने लगा। मुस्तकीम का कद काफ़ी ऊँचा था। वो आसानी से अंदर का मंज़र देख सकता था। अलबत्ता सना इमामा स्टूल पर चढ़ी झुककर अंदर का मंज़र देख रही थी। उन्होंने देखा फीके तड़प-तड़प कर मर चुका था। इसका खून आहिस्ता-आहिस्ता फ़र्श को रंगीन कर रहा था। मुस्तकीम को फीके की मौत का बहुत दुःख हुआ था। फीका एक वफ़ादार साथी था, जब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसने अपनी जान तो दे दी थी मगर गुल लाला के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था। पाशा ने फीके की लाश को देखते हुए अपने आदमियों से कहा, देखो इसका अंजाम। सुल्तान पाशा से बदतमीजी और गद्दारी का अंजाम क्या होता है? इसका अंजाम मौत होती है। सजाए मौत। सुना तुम लोगों ने? सजाए मौत। सबके सर झुक गए थे। मुस्तकीम समझ गया कि यही पाशा है। ओह! तो ये है सुल्तान पाशा। जिदे, ओए जिदे, आओ इधर। पाशा ने अपने एक आदमी को आवाज़ दी। जी पाशा, वो बोतल के जिन की तरह नमूदार हुआ। इस लड़के के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? कहाँ चला गया वो? अभी तक पकड़ा कि नहीं गया? पाशा, वो इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था। उसने बताया कि वो लोग अभी तक मुस्तकीम बुरहान को ढूँढ रहे हैं, मगर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। अभी तक नहीं मिल सका। ये सुनते ही पाशा गुस्से से गज़बनाक हो गया। नमक हरामों कमबख्तों, तुम लोगों से एक लोंडा नहीं सँभाला जा रहा। तुम लोगों को सिर्फ़ खाना आता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपनी मर्दानगी पर। वो कल के लड़के को तुम लोग ना सँभाल सके। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को कत्ल कर दूँ। सब एक-दूसरे को खौफ़ से देखने लगे। इमामा को छींक आने लगी। ये देखते ही मुस्तकीम ने फ़ौरन से आगे बढ़कर उसके मुँह पर हाथ रखकर उसको छींकने से रोका। श्श! खबरदार जो तुमने ये हरकत की तो, वरना हम दोनों ही मारे जाएँगे। अपनी नाक पर काबू रखो, समझी तुम? इमामा ने सर हाँ में हिलाया तो मुस्तकीम ने इसके मुँह पर से अपना हाथ उठा लिया और अंदर की तरफ देखने लगा। जिदे, पाशा अपने आदमी से बोला। जी पाशा, जाओ इंस्पेक्टर से कहो कि वो लड़का मुझे हर हाल में चाहिए, वो भी ज़िंदा सलामत। जाओ जल्दी। वो लड़का मेरे लिए बहुत अहम और कीमती है और वही गुले लाला को मेरे पास ला सकता है और मैं ये काम इसी के हाथों इसी के ही करवाऊँगा। मैं इस लड़की को छोड़ूँगा नहीं। उसने पाशा के मुँह पर जूते मारे थे। अब इसकी बारी है और बड़ा मज़ा आएगा खेल खेलने में। जाओ जल्दी से इस लड़के को पकड़ कर लाओ। जी पाशा। और ना चाहते हुए भी इमामा ने छींक मार दी। मुस्तकीम बुरहान और सना इमामा ने डर कर एक-दूसरे को देखा। इमामा अपनी नाक पर हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो खुद ब खुद निकल गई। आवाज़ सुनते इन सब ने सर उठाकर रोशनदान से इन दोनों को देखा। कौन है वहाँ? पाशा ने कहा। देखो, जाओ कौन था वहाँ और जो भी था जाकर उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। जाओ, जल्दी। वो भाग ही ना पाए। जल्दी करो। जी पाशा। हुक्म पाते ही वो सब सीढ़ियों की तरफ भागे। ओह! मरवा दिया ना। चलो भागो यहाँ से। वो यहाँ पे आते ही होंगे। अब हमारी खैर नहीं। मुस्तकीम ने कहा। अब मुस्तकीम भागने लगा। मामा स्टूल से उतरने की कोशिश में धड़म से मुँह के बल फर्श पर गिरी। मुस्तकीम को वहाँ से भागते हुए चीखी, अरे! मुझे भी तो साथ लेते जाओ। मुझे अभी मरना नहीं। प्लीज़ हेल्प मी। मुस्तकीम को ना चाहते हुए वापस पलट कर आना पड़ा। इसके बाजू से पकड़कर उसको उठाया और फिर उसका हाथ अपनी मज़बूत गिरफ्त में लेते हुए बोला, चलो भाग चलते हैं यहाँ से, वरना पकड़े जाने की सूरत में हम दोनों ही जान से मारे जाएँगे। या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे अभी नहीं मरना, अभी तो मैंने बहुत से काम करने हैं। किसी की अमानत भी पहुँचानी है मैंने। प्लीज़ अल्लाह ताला मुझे बचा दे। उमामा डरते हुए बोली। मुस्तकीम इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मोहतरमा बचने के लिए हमें खुद ही कुछ करना होगा। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है। चलो। मुस्तकीम उमामा का हाथ पकड़े मुख्तलिफ सीढ़ियों और राहदारियों से गुजरता गया। समझ नहीं आ रहा था कि बाहर जाने और अंदर आने का कौन सा दरवाज़ा है। तभी सीढ़ियों पर से नीचे उतरते हुए पाशा के आदमियों ने इन्हें देख लिया और इन पर फायर खोल दिया। मुस्तकीम ने एक हाथ अपने सर पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ में इमामा का हाथ थाम रखा था।
फायर होते देखकर वो इमामा से बोला, खुद को गोलियों से बचाओ और नीचे झुक जाओ। इमामा फौरन से झुक गई। मुस्तकीम ने खिड़की देखी और वहीं से दूसरी तरफ कूद गया। ये खिड़की सहन के अगले हिस्से की तरफ खुलती थी। दोनों अब सहन के अगले हिस्से में खड़े थे। पाशा भी फायरिंग सुनकर बाहर निकल आया था। कौन थे वो लोग? एक आदमी ने सर झुकाते हुए बोल कहा, पाशा, वो लड़का वही मुस्तकीम बुरहान था। क्या? वही लड़का था? जी पाशा। वाह वाह! बहुत अच्छे, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने उसे कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा और ये मेरे ही घर में घुसा हुआ है। इसे कहते हैं बच्चा बगल में और ढिंढोरा शहर में। चलो उसे जल्दी से पकड़ कर मेरे पास लाओ। मुझसे और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा और जल्दी से जाकर गेट बंद कर दो, वो भागने ना पाए और गेट पर पहरा भी बढ़ा दो ताकि वो फरार भी ना हो सके। वो मुझे हर हाल में चाहिए, वो भी ज़िंदा सलामत। चलो जाओ यहाँ से जल्दी। जी पाशा। इनकी दौड़ें लग गई थीं। पाशा खुश होते हुए कह रहा था, ये क्या माजरा है? लड़का खुद ही चलकर मेरे पास आया है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। क्यों पाशा? खुद से सवाल करता और खुद ही जवाब देता। हाँ, बिल्कुल पाशा। पाशा हँसता हुआ वापस अंदर चला गया। अब क्या करेंगे हम? इमामा ने मुस्तकीम से पूछा। करना क्या? अब यहीं रुककर मौत का इंतज़ार करेंगे? मुस्तकीम लापरवाही से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मौत का इंतज़ार करो? क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, ये इल्ज़ाम सुनकर इमामा को सदमा हुआ था। ये तो मुझ पर अब इल्ज़ाम लगा रहे हो? छींक खुद आई थी। कौन-सा मैंने जानबूझ कर छींक मारी थी? मुस्तकीम तंज़िया बोला, वाह वाह मोहतरमा! मैं कुर्बान जाऊँ आपकी इस मासूमियत पर। नाक किसकी थी और इसकी मालिक कौन थी? तुमसे अपनी एक नाक नहीं सँभाली गई। हाँ, उमामा का मुँह खुल गया। अब तुम मेरी बेइज़्ज़ती कर रहे हो। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। सना उमामा नाम है मेरा। हाँ तो, मैं क्या करूँ? जो भी नाम हो तुम्हारा, मेरा क्या? वो दोनों वहीं लड़ने-झगड़ने लगे थे। तभी कदमों की आहट सुनते ही मुस्तकीम ने जल्दी से मामा के मुँह पर सख्ती से अपना हाथ रखा और उसे खामोश करवा दिया। श्श, खामोश हो जाओ, कोई इधर आ रहा है, हमें छुपना होगा। मुस्तकीम उसे हाथ से पकड़े जल्दी से मेहंदी मेहंदी की बाड़ के पीछे छुप गया। तभी उसी जगह पर जहाँ अभी वो चंद मिनट पहले खड़े थे, 4 मुसल्लह अफ़राद आए थे और इधर-उधर देखने लगे। कहाँ गए वो दोनों? वो आदमी इधर-उधर देखने लगे। सना मामा ने डर के मारे अपनी आँखें बंद कर ली। मुस्तकीम ने उसे यूँ आँखें बंद करके देखा तो बोला, "ओ मोहतरमा, कबूतर की आँखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती और ना शुतुरमुर्ग के सर रेत में दबाने से तूफ़ान चला जाता है।" "अरे तुम तो चुप ही रहो, उधर मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मुहावरात की पड़ी हुई है।" इमामा ने उसे टोक दिया। "अब मरना है तो हम दोनों को साथ ही पड़ेगा।" मुस्तकीम उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। इमामा ये सुनकर जल्दी से बोली, "अल्लाह ना करे मैं मर जाऊँ, तुम ही करो सिर्फ़। अभी तो मैंने बहुत से काम करने हैं, मैं अभी मर नहीं सकती। या अल्लाह, सना मामा को बचा ले।" मुस्तकीम इसे देखकर मुस्कुरा दिया। इमामा उसे ये मुस्कुराते हुए देखकर बोली, "क्या तुम पागल हो? मौत को देखकर तुम हँस रहे हो? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें डर नहीं लग रहा?" मुस्तकीम ने मुस्कुराते हुए सर में नफ़ी में हिलाया। "हुँ। उमामा का मुँह हैरत से खुल गया। "सच में तुम पागल ही हो।" उमामा का जवाब सुनकर मुस्कुराहट मुस्तकीम की और ज़्यादा गहरी हो गई थी। रोहान मुकम्मल सेहतयाब हो गया था और आज उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तन्हा उसे लेने आया था। तभी नवीन भी वहाँ आ गई। "अरे! आप लोग जा रहे हैं?" "हाँ सिस्टर, आज इसे डिस्चार्ज कर दिया गया है।" नवीन मुस्कुराकर रोहान से बोली, "अब आप ठीक हो गए हैं, अपना ख़्याल रखिएगा। ये सब आपकी वज़ह से ही मुमकिन हो सका है। आपने मेरा बहुत ख़्याल रखा था।" रोहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नवीन भी मुस्कुरा दी। "अच्छा सिस्टर, अब हम चलते हैं मगर आप हमारे घर किसी दिन हमसे मिलने ज़रूर आइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा।" रूहान एक उम्मीद लिए नवीन से बोला तो नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, "ज़रूर, इंशाल्लाह। अपना ख़्याल रखिएगा।" तल्हा ने भी जवाब दिया, "जी तल्हा भाई।" फिर तल्हा रूहान को लेकर वहाँ से निकल गया। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया था। "तल्हा भाई, आपका घर तो बहुत ही शानदार है।" रूहान घर को देखते हुए कहा। "अब ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी घर है।" तल्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। "आप बहुत अच्छे हैं तल्हा भाई।" रोहान मुस्कुरा दिया। "और तुम भी कम अच्छे नहीं हो।" दोनों एक साथ हँसे थे। "आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ।" "जी तल्हा भाई।" रोहान तल्हा के साथ चल पड़ा। तल्हा एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा था, "ये तल्हा तुम्हारा कमरा।" कमरा बहुत ही बड़ा और शानदार था। रोहान ने देखा। "अब चलो, जाकर आराम करो। जो भी खाने का दिल करे तो मुझसे कह देना।"
रोहान बेख्तियार तलहा के गले लग गया था। तलहा भाई, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तलहा मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो, अब जाकर आराम करो। रोहान ने सर में हिलाया और कमरे में चला गया। जी तलहा भाई। तलहा वहीं से ही पलट गया था। मोहसिना को आज बिल आखिर जामुन तोड़ने का मौका मिल ही गया था। वो स्टूल पर चढ़कर दीवार पर आ बैठी। दीवार पर बैठने के बाद उसने मुदस्सर से टोकरी ली और तलहा के घर में कूद गई। किसी के कूदने की आवाज सुनकर तलहा चौंका था। वो बाहर निकला। कौन है? मोहसिना जल्दी से दरख्त की ओट में छुप गई। या अल्लाह मुझे बचा ले। तलहा ने इधर उधर देखा और फिर वापस अंदर चला गया। तलहा को वापस जाते देखकर मोहसिना ने सुख का सांस लिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, बच गई मैं आज बार बार। अब वो बंदर की तरह दरख्त पर चढ़कर बैठ गई थी और मजे से जामुन तोड़ तोड़ कर खाने लगी। जब इसका पेट भर गया तब वो टोकरी में जामुन तोड़ तोड़ कर डालने लगी। टोकरी भी भर चुकी थी। उसने टोकरी संभाली और फिर दरख्त पर से छलांग लगा दी। दोबारा से आवाज सुनकर तलहा बाहर निकला था। कौन है वहां? बताओ कौन है? मोहसिना बड़ी फुर्ती से तलहा के पहुंचने से पहले ही दीवार पर रखी टोकरी रखी और फिर खुद भी दरख्त की टहनियों का सहारा लेती दीवार पर चढ़ गई। इससे पहले कि तलहा उसे देख लेता, मोहसिना फौरन से दीवार से कूद गई और नतीजतन वो सीधी औंधे मुंह नीचे आ गिरी और जामुन से भरी टोकरी इसके सर पर गिरी। मोहसिना को यूं नीचे गिरा देखकर मुदस्सर की हंसी निकल गई। वो हंस हंस कर बेहाल हो गया था। मोहसिना गुस्से से मुदस्सर को आंखें दिखाने लगी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी बहन गिर गई है और तुम दांत निकाल रहे हो। बेवकूफ कहेंगे, हाथ दो और उठाओ मुझे। मुदस्सर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने हाथ से पकड़कर मोहसिना को उठाया, मगर मोहसिना बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी कमर में शदीद तकलीफ की लहर उठी थी। ओह! मोहसिना अपनी कमर को पकड़े तकलीफ से कराह रही थी और मुदस्सर की हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मोहसिना का जी चाहा कि उसे पकड़कर दो हाथ लगा दे, मगर इस वक्त वो मारने की पोजीशन में हरगिज भी ना थी। तकलीफ से इसका बुरा हाल था। माँ जब घर आई तो मोहसिना की ये हालत देखकर परेशान हो गई। सबब पूछा तो मुदस्सर ने पूरी रात सुना डाली। फाखरा अब उसे डांट रही थी। ए बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यूं बंदरों की तरह दरख्तों और दीवारों पर छलांगे मत लगाया करो। तुम्हारी अभी तक जामुन चोरी करने की आदत नहीं गई। अब तुम बच्ची नहीं रही। छोड़ दो ये आदत, किसी दिन तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अब देख लेना अब देख लिया ना अंजाम। मोहसिना मासूमियत से आगे से कह रही थी। अम्मी मैं क्या करूं? मुझे जामुन अच्छे लगते हैं। अगर आप जामुन का दरख्त घर में लगा देंगी तो मैं दूसरों के घर जामुन चोरी करने के लिए हरगिज नहीं जाऊंगी। पक्का प्रॉमिस। मोहसिना तुम नहीं सुधरोगी। चोरी करना बुरी बात है। अगर किसी दिन घर के मालिक ने तुम्हें जामुन चोरी करते हुए देख लिया ना, तो फिर क्या जवाब दोगी उसे? फाखरा खफकी से बोली। अम्मी, इधर दर्द से मेरा बुरा हाल है और आप मुझे डांट रही हैं। मोहसिना से जब कोई जवाब न बन पड़ा तो बोल पड़ी। तुम कभी नहीं सुधरोगी मोहसिना। फाखरा ने सर नफी में हिलाया और मोहसिना मुस्कुरा पड़ी। 3 दिन तक वो बिस्तर से भी न उठी थी। उसे बहुत तकलीफ थी। अनीसा भी उसकी तबीयत का सुनकर आई थी। आप कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ अब मैं। अब आइंदा ख्याल रखना और मेरा ख्याल है कि इस हादसे के बाद तो तुमने तौबा कर ली होगी जामुन को चोरी करने से। तौबा? मैं क्यों करूंगी तौबा? अब तक जामुन नहीं खत्म हुए जब तक पूरा दरख्त जामुनों से खाली नहीं हो जाता। मैं तो जाती रहूंगी अपने प्यारे जामुनों के लिए, ख्वाह उसके लिए मेरी हड्डी पसली एक क्यों ना हो जाए। हाँ। अनीसा का मुंह हैरत से खुल गया। तुम सच में पागल हो मोहसिना, तुम कभी नहीं सुधरोगी। आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में। तारीफ के लिए शुक्रिया, मोहसिना हंसकर कहा। 5वें दिन जब मोहसिना कुछ बेहतर हुई तो उसने दोबारा से जामुन चोरी करने का प्लान बनाया। हालांकि फाखरा उसे सख्ती से दोबारा वहां जाने से मना कर चुकी थी, मगर वो मोहसिना ही क्या जो आसानी से बात मान ले। मोहसिना ने टोकरी उठाई, स्टूल रखकर वो उस पर चढ़ी और फिर दीवार पर आकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा। सामने ही दरख्त के पास एक कुत्ता सोया हुआ था। हाय अल्लाह, लगता है कि आज इस कुत्ते को मेरी निगरानी के लिए छोड़ कर इधर उधर हुआ है। वो आहिस्ता से फूंक फूंक कर कदम रखती हुई दरख्त के पास आई, एक टहनी के साथ टोकरी लटकाई और फिर दरख्त पर चढ़ने लगी। अब वो मजे ले लेकर जामुन खा रही थी। जामुन खाने के बाद अब वो टोकरी में जामुन तोड़ तोड़ कर डालने लगी। तभी एक जामुन इसके हाथ से गिरकर सीधा इस सोए हुए कुत्ते के सर पर आ लगा। वो फौरन से उठकर बैठा था। मर गई मोहसिना। कुत्ता उसे देखते ही उस पर भौंकना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूं?
طلحہ پولیس اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ روحان کے معاملے میں وہ مستقیم کو بھول ہی گیا تھا اور اب مستقیم کو رہا کروانے والے پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ کتے کی بھونکنے کی آواز سن کر روحان باہر نکل آیا تھا۔ موسنا جلدی سے درخت سے اترنے لگی اور اسی کوشش میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گئی اور اس کے اوپر جامن سے بھری ٹوکری۔ جامن ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ کتا اس کی طرف لپکا۔ کتے کو دیکھتے ہی موسنا نے ایک زوردار چیخ ماری۔ یا اللہ بچاؤ! موسنا کو دیکھتے ہی روحان کی ہنسی نکل گئی۔ وہ اس پر ہنس رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کتا موسنا کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، روحان نے جلدی سے کتے کو اپنی جانب بلا لیا۔ کتے کو جاتے دیکھ کر موسنا نے سکھ کا سانس لیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میں بال بال بچ گئی، ورنہ اس رشین کتے نے میری بوٹی بوٹی نوچ کے کھانی تھی۔ وہ جامن اٹھانے لگی تبھی اس کی نظر روحان پر پڑی جو اس پر ہنس رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور وہ بولی، یہ تم کس خوشی میں دانت نکال رہے ہو؟ او ہیلو، تمیز سے ہاں، پہلے یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ روحان اسے دیکھ کر بولا۔ جامن توڑ رہی تھی۔ اور کیا کر رہی تھی؟ موسنا صاف گوئی سے بولی اور روحان اس دیدہ دلیری پر اش اش کر اٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم جامن چوری کر رہی تھی؟ اس نے منہ کھول کر کہا۔ کیا تم بہرے ہو؟ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ وہ دوبارہ سے جامن اٹھا کر ٹوکری میں ڈالنے لگی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی یوں جامن چوری کرتے ہوئے؟ روحان نے کہا۔ موسنا اٹھ گئی اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ارے کون سی شرم اور کس چیز کی شرم؟ یہ میرا حق ہے، کیوں نہ توڑوں میں جامن؟ روحان کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ ایک تو چوری اور دوسرا سینہ چوری، شرم بھی نہیں آتی تمہیں جامن چوری کرتے؟ چور نہیں کہیں گی؟ ارے کیوں شرم آئے گی؟ یہ میرا حق ہے۔ کیا تم نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ انسانوں پر بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ مثلاً اللہ تعالیٰ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق۔ ارے میں تو بس اپنا حق ہی لینے آئی تھی، پڑوسی ہوں میں آپ کی، اور ان جامنوں پر میرا بھی تو حق ہے، اور مجھ سے میرا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ سنا تم نے؟ جو مجھ سے میرا حق لینے سے روکے گا، جو مجھے جامن توڑنے سے روکے گا، میں اس کے ہاتھ کاٹ کر اس کے ہاتھوں میں دے دوں گی۔ روحان اپنے ہاتھوں کو بے اختیار دیکھنے لگا۔ موسنا نے تمام جامن اپنی ٹوکری میں رکھے اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ روحان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس جامن کے پیڑ پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تم لوگوں کا۔ اگر تم لوگ میرا حق نہیں دو گے تو پھر میں اسے چوری کر کے لے جاؤں گی۔ اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو پھر وہ مجھے نہیں جانتا۔ موسنا نام ہے میرا اور چوری کرنا کام ہے تیرا، روحان جلدی سے بولا۔ شٹ اپ، موسنا غصے سے بولی۔ روحان ہنس دیا۔ موسنا اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ابھی میں جا رہی ہوں، کل میں دوبارہ آؤں گی جامن توڑنے۔ یہ کہہ کر موسنا نے ٹوکری دیوار پر رکھی اور خود دیوار پر چڑھ گئی۔ اب تو یہ دیوار اونچی کروانی پڑے گی، کل ہی میں مزدور لے کر آؤں گا، سنا تم نے؟ روحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے لے کر آؤ تو صحیح مزدوروں کو ذرا، پتھر چھتر مار مار کر میں نے انہیں نہ بھگایا تو پھر موسنا نام نہیں میرا، آ کر تو دیکھے ذرا، سلامت نہیں جائیں گے واپس۔ یہ سنتے ہی موسنا نے غضبناک ہو کر کہا اور دیوار سے کود گئی۔ موسنا کی اس دھمکی پر روحان نے دل کھول کر کہا لگایا۔ موسنا نے جامن فریج میں رکھے اور پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ شام کو اس کی ماں گھر آئی اور فریج میں جامن سے بھری ٹوکری دیکھ کر موسنا کو خوب برا بھلا کہا، مگر وہ موسنا ہی کیا تو کسی کی ڈانٹ سے سدھر جائے۔ فاخرہ کو ایک سہیلی نے کال کر کے بتایا تھا کہ میرے پاس ایک بہت ہی اچھا رشتہ ہے اور میں کل ہی انہیں تمہارے گھر بھیج رہی ہوں۔ فاخرہ نے حامی بھری تھی اور محسنہ کو بھی بتا دیا۔ محسنہ نے بہت انکار کیا مگر فاخرہ نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ انیسہ کو اس نے مدثر سے کہہ کر بلوا لیا تھا۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ تبھی وہ لوگ بھی آ گئے۔ لڑکی کی 2 بہنیں جن کی عمر 34 سے 35 سال کے لگ بھگ تھی اور ایک لڑکی کی کزن تھی، وہ گھر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بہن جی، لڑکی کو دکھانا۔ جی ابھی بلاتی ہوں، جاؤ انیسہ بیٹا، محسنہ کو بلا کر لاؤ۔ جی آنٹی۔ انیسہ محسنہ کو لے کر آئی تھی۔ ان عورتوں نے محسنہ کو دیکھتے ہی فوراً سے پسند کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت اور پیاری ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فاخرہ خوش ہو کر بول رہی تھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آنٹی آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟ تبھی انیسہ نے پوچھا۔ ہمارا بھائی ماشاءاللہ سے سرکاری محکمے میں افسر ہے۔ اچھا، اور ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر؟ ارے یہی کوئی 40 سال کے قریب ہے۔ 2 جوان بیٹے ہیں، بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، تو اپنے بھائی جان کو اکیلا دیکھ کر سوچا کہ اس کی شادی کروا لے۔ عورت خوش ہو کر کہہ رہی تھی، عمر
اور جوان بیٹوں کا سن کر فاخرہ اور محسنہ دونوں ہی حیران رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی کم عمر ہے آپ لوگوں کے بھائی کی، انیزہ نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، ابھی ہمارے بھائی کی عمر ہی کتنی ہے؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ جی جی بالکل، بہت ہی کم عمر ہے آپ کے بھائی، انیزہ پھر طنز کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ تبھی کب سے خاموش بہتی محسنہ اٹھی اور غصے سے ان عورتوں کو دیکھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اٹھیں اٹھیں یہاں سے۔ انیزہ اور مدثر بھی اٹھ گئے ان عورتوں کے ساتھ۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اس رشتے پر، ارے سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ جو بھی آتا ہے میرا تماشا بنا کر چلا جاتا ہے۔ 45 اور 50 سالہ بوڑھوں کے لیے میں ہی ملی تھی؟ کوئی یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ میں فیشنیبل ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چال اجڑ اور گوار لڑکی ہوں، اور اب تم لوگ اپنے بڈھے کھسٹ بھائی کے لیے میرا رشتہ لینے کے لیے آئی ہیں؟ سمجھ کے رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ہاں بتاؤ تو صحیح۔ لڑکی کی بہن نے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ اور جہنم میں جائے تم لوگوں کا وہ 50 سالہ بوڑھا کھسٹ بھائی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ محسنہ چیخی تھی اور ادھر ادھر کوئی چیز تلاشنے لگی جس کی مدد سے وہ ان لوگوں کو مار سکے۔ تبھی اسے مدثر کا بیٹ مل گیا۔ وہ بیٹ لے کر ان کے پاس آئی۔ عزت کے ساتھ چلے جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کا سر پھوڑ دوں گی۔ ارے ارے، پاگل ہو گئی ہو کیا لڑکی؟ وہ تینوں عورتیں ڈر گئی تھیں۔ ہاں ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، اس سے پہلے کہ میں پاگل پن میں آ کے تم تینوں میں سے کسی ایک کا سر پھاڑ دوں۔ جاؤ یہاں سے، نکلو۔ وہ عورتیں ڈر کے مارے اٹھ گئیں اور فوراً سے پیشتر وہاں سے بھاگ نکلی۔ محسنہ بیٹ لہراتے ہوئے ان کے پیچھے ہی دروازے تک چلی آئی تھی۔ آج کے بعد غلطی سے بھی ادھر کا رخ مت کرنا ورنہ سر پھاڑوں گی میں تم لوگوں کا۔ سنا تم لوگوں نے؟ توبہ ہے بھائی، یہ لڑکی سچ میں پاگل لگتی ہے۔ اچھا ہوا کہ ہم اس پاگل سے بچ گئیں، ورنہ وہ تو ہمارے ہی سر پھاڑ کے رکھ دیتی۔ وہ عورتیں وہاں سے بھاگ نکلی تھیں۔ انیزہ اور مدثر کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں صوفے پر گرے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، البتہ فاخرہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ محسنہ نے اب ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، نتیجہ دیکھ لیا نا امی آپ نے پھر سے میرا تماشا بنوا دیا۔ میں کہہ رہی تھی آپ کو کہ مت کریں، مگر نہیں، شاید میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں جسے آپ جلد از جلد اپنے سر سے اتار دینا چاہتی ہیں۔ محسنہ نے بیگ پھینکا اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مدثر اور انیزہ کو سچویشن سنگین دکھائی دے تو وہ دونوں بھی ذرا سنجیدہ ہو گئے۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، میں جا کر دیکھتی ہوں محسنہ کو۔ انیزہ کمرے میں چلی آئی جہاں پر محسنہ پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انیزہ کو دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ غم نہ کرو محسنہ، دیکھنا تو مجھ سے بھی زیادہ اچھے اچھے رشتے آئیں گے تمہارے لیے۔ انیزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی کہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ عمر کے یعنی 60-70 والی ایج کے آدمیوں کے رشتے آئیں گے؟ ارے نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری دعاؤں کی، سمجھے تم؟ اب ذرا آ کر تو دیکھیں ایسے کوئی رشتے والے، مار مار کر ان کا بھرکس نکال دوں گی میں۔ ارے ارے، تم تو مجھ پر ہی ان کا غصہ اتار رہی ہو۔ ویسے ایک بات ہے، تم تو ان بیچاریوں کو ڈرا ہی دیا، دیکھا نہیں تھا کیسی شکلیں بن گئی تھی ان کی؟ وہ تو تمہیں کوئی پاگل اور سائیکو ہی سمجھ رہی تھی۔ انیزہ ہنسی تو محسنہ بھی اس کے ساتھ ہی ہنس پڑی۔ ہائے اللہ، تم ذرا ان کی شکلیں تو دیکھتی، قسم سے ڈر کی وجہ سے ان کے چہرے ہی زرد پڑ گئے تھے۔ ہائے کاش کہ یار تم کسی ایک آنٹی کے سر پر زور سے بیٹ مار دیتی، پھر مزہ دوبالا ہو جاتا۔ محسنہ نے اس کو آنکھیں دکھائی اور پھر دونوں ہی ہنس دیں۔ اگلی بار میں ایسا ہی کروں گی، محسنہ کہہ رہی تھی۔ روحان، طلحہ اور مالی بابا جامن کے درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے کیونکہ روحان نے ان دونوں کو اس جامن چور یعنی محسنہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب موضوع بحث محسنہ ہی تھی۔ تبھی طلحہ کو یاد آیا کہ ہاں شاید اس دن بھی یہی لڑکی میرے گھر میں جامن چوری کرنے کے لیے کودی تھی۔ اچھا، تو یہ بات تھی۔ میں تو ہر سال ہی خوفزدہ رہتا تھا کہ آخر ہر روز جامن کے پیڑ سے کیوں جامن اچانک سے کم تر ہوتے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جامن کا درخت خالی ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ پیڑ ہی سیب زدہ ہے، تبھی تو اچانک سے اس پر سے لگے ہوئے جامن آہستہ آہستہ خالی ہو جاتے ہیں۔ مگر اب میں سمجھا کہ وہ جامن وہ لڑکی چوری کرتی ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے صاحب جی، میں نے کبھی بھی اس لڑکی کو جامن چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر کیسے وہ جامن چوری کر کے جاتی ہوگی؟ مالی بابا نے کہا۔ مالی بابا چور چوری کرنے چوری سے ہی آتا ہے، نہ کہ ہیرا پھیری سے۔ وہ بہت ہی بہترین چالاک اور ہوشیار چورنی ہے، اتنی صفائی سے چوری کرتی ہے کہ اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ آج سوزی نے اسے پکڑ لیا، ورنہ ہمیں تو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ آخر جامن چلے کہاں جاتے ہیں۔ اور تو اور وہ بہت ہی منہ زور منہ پھٹ لڑکی ہے،
कह रही थी कि उस दरख्त पर उसका भी इतना ही हक है जितना कि हमारा। अगर हमने उसे जामुन तोड़ने न दिए तो वो जामुन चोरी करके ले जाएगी। अजीब पागल लड़की थी, रोहान कह रहा था, जबकि तन्हा ये सुनकर मुस्कुरा दिया। साहब जी, अगर आपको हो तो मैं जाकर उसकी माँ से इसकी शिकायत लगाऊं? माली बाबा ने कहा। अरे नहीं नहीं मामी बाबा, रहने दें। वैसे भी इतने बड़े जामुन से भरे दरख्त का क्या करना है? तोड़ने दें से। बल्कि आप जाकर उसे खुद ही कहें कि आइंदा वो जामुन तोड़ने के लिए दीवार से नहीं, बल्कि दरवाजे से आया करे। माली बाबा और रोहान हैरानगी के साथ तलहा को देख रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि तलहा एजाज एक बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। वो बहुत ही नरम दिल और सबकी मदद करने वाला था। रोहान के दिल में तलहा एजाज के लिए मोहब्बत और इज्जत मजीद बढ़ गई थी। वो इसे मोहब्बत से देखकर मुस्कुराया। तलहा पुलिस स्टेशन आया तो वो वापस चला गया था। तलहा पुलिस स्टेशन आया तो उसे पता चला कि मुस्तकीम बुरहान जेल से फरार हो गया और पुलिस उसे ढूंढती फिर रही है। तलहा एजाज भी मुस्तकीम की इस चालाकी और होशियारी पर उसे दाद दिए बगैर न रह सका था, मगर वो खुश भी था कि चलो वो यहाँ से निकला तो सही। उसे ना निकाला, मगर वो खुद अपनी कोशिशों से ही तो बाहर निकल गया। और ये अच्छा था मुस्तकीम बुरहान के लिए। मगर वो परेशान भी था कि न जाने अब मुस्तकीम बुरहान कहाँ होगा, कैसा होगा और किसके पास होगा। क्या होगा अगर इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो? नहीं, नहीं, मुझे यकीन है कि इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और ना ही बुरा होगा। वो जहाँ कहीं भी होगा ठीक-ठाक और खैरियत से ही होगा। तन्हा एजाज खुद को तसल्लियाँ देने लगा। न जाने मुस्तकीम बुरहान के लिए इसके लिए इतना क्यों अहम हो गया था? काश कि वो मुझे मिल जाए, काश!